गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने पिछले वीडियो में गुप्त साम्राज्य पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है भारत में। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा और उसके बाद हुनों का आक्रमण हुआ और उसी का क्रम में पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का हम लोग देखेंगे कि कैसे निर्माण होता है और उनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो मौर्य वंश हमने देखा था, मौर्य वंश भारत का सबसे महान वंश हुआ और पूरे भारत पे आधे से ज़्यादा भारत पे इसका शासन रहा। उसके बाद हमने देखा गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के शासकों को, जो कि भारत पे बहुत सारे क्षेत्रों में उनका शासन रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के टाइम में हमको पढ़ना है। और हम लोग देखेंगे कि ये हमारा भारत का मैप हो गया और भारत के मैप में किन किन क्षेत्रों में किन किन स्थानों पे किसका किसका उदय हुआ था। तो कन्नौज, भारत के यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में कन्नौज का उदय होता है, जो कि मौखरी वंश से संबंधित वंश था। फिर हरियाणा में थानेश्वर वंश का उदय होता है, मालवा में देवगुप्त का शासन होता है और असम में कामरूप का, बंगाल में गौड़ वंश का, जो कि उसका सर्वप्रमुख शासक शशांक था और चालुक्य वंश पुलकेशन द्वितीय का भी शासन हम लोग देखेंगे। और यहीं पे नर्मदा नदी के तट पर ऐहोल अभिलेख का भी प्रमाण मिलता है, जिसमें कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय कि कैसे ये आरंभ होता है। तो गुप्तों के पतन एवं हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो गुप्ता पीरियड हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य आता है, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आरंभ होता है और गुप्त साम्राज्य का भी पतन होता है। उसी क्रम में गुप्त साम्राज्य का जब पतन होने लगता है तब हुन एक जनजाति थी जो कि बाहर से आक्रमण कर रही थी भारत पे उस टाइम में। तो उसी के आक्रमण के टाइम में इसका हम लोग देखते हैं उदय होता है पुष्यभूति वंश का, जिसमें पश्चिमी भाग का वर्धन वंश प्रमुख है, जिसमें पश्चिमी भाग का वर्धन वंश प्रमुख है और जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित है। अब इसके स्रोत क्या थे? कोई भी इतिहास शुरू होता है तो उसके स्रोत होते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इस टाइम से इस टाइम तक किसका शासन था। तो इसके स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे कि बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी, बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी से हमें पुष्यभूति वंश के बारे में पता चलता है। और हिंसांग की सीयू की पुस्तक, हिंसांग जब भारत आता है हर्षवर्धन के टाइम में, इसी टाइम पीरियड में जब हिंसांग भारत आता है तो अपनी बुक सीयू की में उस यहाँ का परिचय मिलता है पुष्यभूति वर्धन वंश का। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, और पुलकेशन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उससे भी वर्धन वंश पुष्यभूति वंश का हमें वर्णन मिलता है। और इसी में हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पे और हर्षवर्धन की पराजय हो जाती है। कल्हण की राज तरंगिणी से भी हमें पुष्यभूति वंश का वर्णन मिलता है। और इसके प्रमुख शासक कौन थे? अब चलिए देखते हैं कि इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन कौन रहे। तो इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति और राजधानी थी इसकी थानेश्वर, राजधानी थी हरियाणा के थानेश्वर। इस वाले क्षेत्र में इसका उदय होता है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में और हरियाणा का थानेश्वर जो है इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन थे और संस्थापक पुष्यभूति थे, लेकिन इसके सबसे प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन हुए और उनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी राजवर्धन और हर्षवर्धन और पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ होता है। और हम लोग देखते हैं कि राजश्री का विवाह कन्नौज के प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हो। कन्नौज के राजकुमार थे ग्रहवर्मा, उनके साथ हुआ। फिर मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। फिर मालवा शासक जो देवगुप्त होता है वो इनकी पुत्री के पति की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी राजश्री, उसको बंदी बना लेता है मालवा का
सम्राट, और उसके पति को मार देता है। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, और राजवर्धन वो जो है राशि का भाई, वो देवगुप्त की हत्या कर देता है। मालवा का जो राजा था उसकी हत्या कर देता है। शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक था, उसने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे राजश्री बंदी बन जाती है, हर्षवर्धन बचता है और राजवर्धन की हत्या हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो हर्षवर्धन 606 एडी में राजा बना। तो जब एक बहन जो है वो बंदी बना ली जाती है और बड़ा भाई की मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन को 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ता है, राज्य संभालना पड़ता है। उसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और उसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को जीता, और हर्ष ने शशांक को पराजित किया। बंगाल का जो शासक था गौड़ वंश का, उसको पराजित करके फिर से जीत लेता है कन्नौज को, और अपनी राजधानी बनाता है, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हिमशांग हर्ष के समय भारत आया था, और हिमशांग हर्ष के समय में भारत आता है। प्रियदर्शिका नयानंद रचनावली नाटक हर्ष के द्वारा रचित है, और भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्ष को कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्ष को कहा जाता है, परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे हिंदू शासक मिले, परंतु एक प्रभावशाली शासक शायद हर्ष ही रहा होगा, इसलिए ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि हर्ष जो है वो भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों का विशाल आयोजन कर हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन भी करवाया था। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग संगम पर एक समारोह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, और हर 5 वर्ष पर हर्षवर्धन प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन करता था, महामोक्ष परिषद, जिसका नाम था महामोक्ष परिषद। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने डिटेल्स देखा कि मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश कैसे आते हैं, तो हुणों का आक्रमण होता है, और हरियाणा के क्षेत्र में, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में हरियाणा के क्षेत्र में जो है इसका उदय होता है वर्धन वंश का। और इसके स्रोत हमने देखे बाणभट्ट की हर्षचरित, कादम्बरी इत्यादि थे। एहोल अभिलेख इसका प्रमुख अभिलेख है, जिससे पता चलता है इस वंश के बारे में। उसके बाद इसका सर्वप्रमुख राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन के राजवर्धन हर्षवर्धन राष्ट्रीय 3 बच्चे हुए, और राष्ट्रीय का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा से होता है। फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद कैसे कैसे सारे शासक जो हैं ये एक दूसरे से लड़ते हैं, पराजित होते हैं, और इसके बाद हरियाणा के थानेश्वर वाले क्षेत्र में फिर से हर्षवर्धन का राज्य होता है कन्नौज में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलकेशन द्वितीय से हर्षवर्धन का युद्ध होता है, और फिर हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पुष्यभूति वंश का छोटा सा डिटेल्स था, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। इसको आप लोग पढ़िए और रिवीजन कीजिए, और एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड करने के लिए। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे रहिए, और वीडियो को देखते रहिए, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।